सीएसआर फंड खर्च करने के लिए कंपनियां धर्मार्थ ट्रस्टों का उपयोग करती है और बहुत सारी कंपनियां के जो डायरेक्टर रहते हैं वही मेंबर वो खुद की ट्रस्ट बनाते हैं, खुद की फैमिली के एक ट्रस्ट बनाते हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट के माध्यम से ये सीएसआर के फंड यूटिलाइज करते हैं और दान किया गया धन वापस कंपनी को दिया जाता है। पैसा वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इन ट्रस्टों में प्रवाहित होता है, लेकिन अंततः कंपनी को नकद या और किसी रूप से वापस कर दिया जाता है। यह सीएसआर निधियों को समाप्त करने का सबसे आसान और पसंदीदा मार्ग है, क्योंकि इस पर सरकार द्वारा बहुत सावधानी से निगरानी नहीं की जाती है और इसमें केंद्रीयकृत चेक का अभाव ही जो ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी इस तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2014 की अनुसूची 7 में उल्लिखित परियोजनाओं पर सीएसआर फंड खर्च करने की अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं और उन्हें किस तरह सीएसआर फंड का समुचित उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, सीएसआर के विषय को लेकर बार बार इस सदन में कई बार चर्चा होती है और जो माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न उठाया है, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहूँगा। ये बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें कानून के अंतर्गत 135 के अंतर्गत साफ तौर पर कहा गया है कि कौन कौन इसको खर्च कर सकता है। बोर्ड की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपनी भी हो सकती है कंपनी की, या कोई बाहर का सेक्शन 8 कंपनी हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, वो सब इसकी डिटेल लिस्ट सूची दे रखी है। 50% पैसा जो है वो सीधा आउटसाइड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के माध्यम से खर्च किया गया है। लगभग 6 से 8% वो है जो इन कंपनीज़ की ही आगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, और लगभग 38% वो है जो कंपनीज़ ने स्वयं अपनी एक कमेटी बनाकर खर्च किया है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो खर्चा 2014-15 में, क्योंकि 2013 में एक कानून बना, 2014-15 में जो कुल मिलाकर खर्च हुआ वो लगभग 16,548 से बढ़कर कंपनीज हो गई 24,932 कंपनी, यानी कि कंपनी की संख्या भी उसमें 50% की वृद्धि हुई। और जो खर्चा हुआ है माननीय सभापति जी, वो 2014-15 में 10,065 करोड़ हुआ, जो बढ़कर 18,655 करोड़ हुआ। यहाँ पर शुरू में इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अगर आप पैसा खर्च नहीं करते थे, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं, 2019 में हमने इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज पैसा खर्च ना करें, उनकी जवाबदेही हमने और तय की है। अगर वो पैसा खर्च नहीं करती हैं तो उसके लिए भी प्रावधान बनाएंगे कि किस खाते में उनको अनस्पेंट पैसा डालना है, उसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है और एक एक रुपये के लिए उनको अकाउंटेबल किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सांसद महोदय के ध्यान में है तो मैं चाहूँगा कि उसकी जानकारी दें ताकि हम उस पर भी उचित कार्रवाई कर सकें। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो सीएसआर का फंड यूटिलाइजेशन कैसा होता है, 50% बाहर की संस्था से और 38% का उनकी एक कंपनी की कमिटी है उसके माध्यम से यूटिलाइज होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रिफाइनरीज है, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, आरसीएफ का भी प्लांट है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का भी प्लांट वहाँ पे। तो ये सभी कंपनियों को जब हम सीएसआर फंड के लिए अप्रोच होते हैं तो सभी का रिप्लाई यही आता है कि हमारा सीएसआर फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया गया है, आपको सीएसआर फंड नहीं मिलेगा। तो अभी मंत्री जी ने रिप्लाई में बताया कि 50% संस्था को बाहर की संस्था के माध्यम से यूटिलाइज होता है और 38% उनके कंपनी की जो डायरेक्टर बॉडी है वो यूटिलाइज करने का निर्णय लेती है। लेकिन हर बार हमें रिप्लाई, इसके पहले भी 5 साल पहले ये सभी कंपनियों को हम अप्रोच हुए तो तभी उन्होंने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहाँ पे स्टेचू बनाया जा रहा है, वहाँ पे हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हुआ है। और अभी उनका रिप्लाई आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हो रहा है। कंपनी के नियम के अनुसार जहाँ पे भी प्लांट है, रिफाइनरी है, वहाँ के 2 किलोमीटर के दायरे में सीएसआर फंड यूटिलाइज करने का नियम है और 2% जो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट में से जो 2% होता है वो सीएसआर फंड के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊपर अन्याय है। जितने भी रिफाइनरीज कंपनी है, जितने भी प्लांट मेरे संसदीय क्षेत्र में, क्या मंत्री जी उनको निर्देश देंगे कि उनका सीएसआर फंड मेरे संसदीय 700 करोड़ रुपये केवल महाराष्ट्र में हुआ और उसके
योजनाओं का नाम लिया है वो लगातार ट्रस्ट बनाते हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट के माध्यम से ये सीएसआर के फंड यूटिलाइज करते हैं और दान किया गया धन वापस कंपनी को दिया जाता है। पैसा वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से इन ट्रस्टों में प्रवाहित होता है, लेकिन अंततः कंपनी को नकद या और किसी रूप से वापस कर दिया जाता है। यह सीएसआर निधियों को समाप्त करने का सबसे आसान और पसंदीदा मार्ग है, क्योंकि इस पर सरकार द्वारा बहुत सावधानी से निगरानी नहीं की जाती है और इसमें केंद्रीयकृत चेक का अभाव ही जो ऐसे ट्रस्टों की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी इस तरह के चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2014 की अनुसूची 7 में उल्लिखित परियोजनाओं पर सीएसआर फंड खर्च करने की अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं और उन्हें किस तरह सीएसआर फंड का समुचित उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, सीएसआर के विषय को लेकर बार बार इस सदन में कई बार चर्चा होती है और जो माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न उठाया है, मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहूँगा। ये बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें कानून के अंतर्गत 135 के अंतर्गत साफ तौर पर कहा गया है कि कौन कौन इसको खर्च कर सकता है। बोर्ड की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपनी भी हो सकती है कंपनी की, या कोई बाहर का सेक्शन 8 कंपनी हो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, वो सब इसकी डिटेल लिस्ट सूची दे रखी है। 50% पैसा जो है वो सीधा आउटसाइड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के माध्यम से खर्च किया गया है। लगभग 6 से 8% वो है जो इन कंपनीज की ही आगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, और लगभग 38% वो है जो कंपनीज ने स्वयं अपनी एक कमेटी बनाकर खर्च किया है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो जो खर्चा 2014-15 में, क्योंकि 2013 में एक कानून बना, 2014-15 में जो कुल मिलाकर खर्च हुआ वो लगभग 16,548 से बढ़कर कंपनीज हो गई 24,932 कंपनी, यानी कि कंपनी की संख्या भी उसमें 50% की वृद्धि हुई। और जो खर्चा हुआ है माननीय सभापति जी, वो 2014-15 में 10,065 करोड़ हुआ, जो बढ़कर 18,655 करोड़ हुआ। यहाँ पर शुरू में इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था अगर आप पैसा खर्च नहीं करते थे, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठी हैं, 2019 में हमने इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज पैसा खर्च ना करें, उनकी जवाबदेही हमने और तय की है। अगर वो पैसा खर्च नहीं करती हैं तो उसके लिए भी प्रावधान बनाएंगे कि किस खाते में उनको अनस्पेंट पैसा डालना है, उसकी भी पूरी जानकारी ली जाती है और एक एक रुपये के लिए उनको अकाउंटेबल किया जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सांसद महोदय के ध्यान में है तो मैं चाहूँगा कि उसकी जानकारी दें ताकि हम उस पर भी उचित कार्रवाई कर सकें। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो सीएसआर का फंड यूटिलाइजेशन कैसा होता है, 50% बाहर की संस्था से और 38% का उनकी एक कंपनी की कमेटी है उसके माध्यम से यूटिलाइज होता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में रिफाइनरीज है, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ओएनजीसी है, आरसीएफ का भी प्लांट है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का भी प्लांट वहाँ पे है। तो ये सभी कंपनियों को जब हम सीएसआर फंड के लिए अप्रोच होते हैं तो सभी का रिप्लाई यही आता है कि हमारा सीएसआर फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिया गया है, आपको सीएसआर फंड नहीं मिलेगा। तो अभी मंत्री जी ने रिप्लाई में बताया कि 50% संस्था को बाहर की संस्था के माध्यम से यूटिलाइज होता है और 38% उनके कंपनी की जो डायरेक्टर बॉडी है वो यूटिलाइज करने का निर्णय लेती है। लेकिन हर बार हमें रिप्लाई, इसके पहले भी 5 साल पहले ये सभी कंपनियों को हम अप्रोच हुए तो तभी उन्होंने कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहाँ पे स्टेचू बनाया जा रहा है, वहाँ पे हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हुआ है। और अभी उनका रिप्लाई आता है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को हमारा सीएसआर फंड यूटिलाइज हो रहा है। कंपनी के नियम के अनुसार जहाँ पे भी प्लांट है, रिफाइनरी है, वहाँ के 2 किलोमीटर के दायरे में सीएसआर फंड यूटिलाइज करने का नियम है और 2% जो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट में से जो 2% होता है वो सीएसआर फंड के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊपर अन्याय है। जितने भी रिफाइनरीज कंपनी है, जितने भी प्लांट मेरे संसदीय क्षेत्र में, क्या मंत्री जी उनको निर्देश देंगे कि उनका सीएसआर फंड मेरे संसदीय क्षेत्र को यूटिलाइज होगा? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पूरे देश के सांसदों को इस बात का बार बार उठता भी है
कि अधिकतर पैसा कुछ ही राज्यों में खर्च हो जाता है, और अगर कुछ पैसा, अगर मैं कहूँ एक बड़ा चंक, क्योंकि ये तो कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है, कंपनीज कहाँ पर है, कहाँ उनका कार्य क्षेत्र है, तो माननीय सांसद जी को कहना चाहूँगा कुल पैसे का सबसे ज़्यादा पैसा किसी राज्य में खर्च किया गया, तो जहाँ से माननीय सांसद आते हैं महाराष्ट्र से, उसमें कुल मिलाकर लगभग 12,700 करोड़ रुपया खर्च किया गया। 12,700 करोड़ रुपया। और कुल कितने में से खर्च किया? कुल मिलाकर 79,292 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इसमें से 12,700 करोड़ रुपया केवल महाराष्ट्र में हुआ। और उसके बाद अगर दूसरा सबसे ज़्यादा कहीं पर हुआ है तो 3,926 करोड़ रुपया गुजरात में, 3,542 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश में, और 3,415 करोड़ रुपया ये हमारे तमिलनाडु में हुआ है, और उड़ीसा में 2,563 करोड़ रुपया खर्च हुआ। यानी कि कहाँ महाराष्ट्र में पैसा खर्च हुआ और कहाँ बाकी राज्यों में खर्च हुआ। तो इस अब बैठिए, वो बाद में मालूम कर लेंगे, अभी बैठिए, अभी उत्तर होना जाने, बैठ जाइए। जी 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 मंत्री। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, ये जिस तरह से कहा गया उस तरह से ना देखिए, माननीय सभापति जी, बहुत सारे महाराष्ट्र के सांसद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वसूली चल रही है, लेकिन कोई कहे कि पश्चिम बंगाल में कट मनी चल रहा है और महाराष्ट्र में वसूली चल रही है। मेरे इस प्रश्न से रिलेटेड वो नहीं है। माननीय सांसद फ्री हैं, माननीय सांसद फ्री हैं कुछ भी कहने के लिए। उत्तर तक ही सीमित रहे, और कानून उस पर जी केवल उत्तर तक। माननीय मंत्री जी उत्तर दे, केवल उत्तर दीजिए, बैठ जाइए। माननीय सभापति जी, ये देखिए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी का उत्तर केवल रिकॉर्ड में जा रहा है। कृपया सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। केवल उत्तर, आप कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी उत्तर पूरा कीजिए। माननीय सभापति जी, मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र के सांसद ही नहीं, देश भर के माननीय सांसद इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो महाराष्ट्र में आरोप लगे वो बहुत गंभीर है, और ये इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, 0 आवर में उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार उस पर उचित कार्रवाई करे। सर, वो होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा आरोप नहीं था। 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली एक बहुत बड़े आरोप की बात थी। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इस प्रश्न से उसका लेना देना नहीं है। और CSR की अमाउंट के लिए जहां तक बात कही गई, मैं वही कह रहा हूं, हो सकता है वसूली आपके संसदीय क्षेत्र में वो ना हो रही हो जिसकी बात कही गई, लेकिन आप CSR फंड अपने संसदीय क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि 12,700 करोड़ रुपया हमने केवल महाराष्ट्र राज्य में खर्च किया है, तो मैं माननीय सांसद को कहना चाहूँ, सबसे ज्यादा पैसा किसी राज्य में खर्च हुआ तो महाराष्ट्र में माननीय सांसद जी के श्री हेमंत पाटिल जी, श्री रवनीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। पहले तो स्पीकर साहब की जल्दी से जल्दी वो ठीक हों, उनके लिए कामना करते हैं। मंत्री जी, वैसे तो सब कुछ मार्च 28 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मार्च 2020 में आपने PM केयर फंड लेके आए, उसके बाद सब में ही कट लगने लग गया। जो स्कीम CSR में चल रही थी, चाहे आप उनकी कमेटी रिपोर्ट्स देखें, हाई पावर कमेटी रिपोर्ट्स, उसमें उन्होंने कहा है बिल्कुल भी, चाहे 2015 की बात करें,
चाहे 2019 की, उन्होंने कहा बिल्कुल भी कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं उसमें कोई भी पैसा सीएसआर का नहीं जाएगा। लेकिन जो जो स्कीम्स बनी आप उनका सोचिए, अब बनेगा क्या? भी आपका इतना दिवालियापन फाइनेंस का है भी आप सीआरएस का पैसा जो कहीं गरीबों के लिए वहां पे उनकी पढ़ाई के लिए, सैनिटेशन के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च करना है, जो उनके प्लान बने हुए थे उनका क्या बनेगा? और आगे जो प्लान उन्होंने बनाने थे उनका क्या बनेगा? आप सबका पैसा, गरीबों का पैसा जो सीआरएस का, सबका पीएम केयर फंड में डाल लिया। यहां से पता चलता है भी सरकार के हालात क्या हैं। भी आप गरीबों का पैसा भी आप प्राइम चीफ मिनिस्टर को तो अलाउ नहीं करते, उसमें तो सीआरएस फंड जा नहीं सकता, पीएम में क्यों केयर फंड में जाए? मंत्री जी जरूर फिर सियासी उत्तर ना दे के, क्योंकि काफी सियासी उत्तर दे देते हैं, आज मैं आस रखता हूं जरूर वो इसके ऊपर एज ए मंत्री बात करेंगे। माननीय मंत्री जी। सर, ना मैंने आज से पहले कभी माननीय सांसद को निराश किया है, ना है अब करने वाला हूं। और पहली बात मैं कह दूं, ये सीआरएस नहीं है, ये सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको तय कौन करता है? ये कंपनी का मुनाफा, टर्नओवर उसके ऊपर तय होता है, उसका 2% कुल खर्च करना होता है। बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस है, कंपनी का बोर्ड तय करता है किन किन क्षेत्रों में पैसा को खर्च करना चाहता है। अपनी वेबसाइट पर वो सारी जानकारी डालते हैं। यहाँ तक कि कंपनी को ये भी अधिकार है वो किस फंड के लिए प्रोजेक्ट करेंगे। और मैं एक बात तो सदन के सामने बड़ी गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतर पैसा खर्च किया जाता है। वो सबसे बड़ा क्षेत्र है शिक्षा का, जहाँ पर 24,231 करोड़ रुपये अब तक खर्च किया गया। स्वास्थ्य का, जहाँ पर 13,384 करोड़ रुपया खर्च किया गया। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर 8,750 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और इसी तरह से लाइवलीहुड एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, ताकि आपको रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सकें, उसके ऊपर लगभग 3,261 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और ये देश के अलग अलग भागों में खर्च किया गया। ये बात सही है कि जहाँ पर खनन ज़्यादा है, फैक्ट्री ज़्यादा है, उन राज्यों में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हुआ होगा। जहाँ इंडस्ट्री कम है, कॉर्पोरेट हाउसेस के अपने ऑफिस कम है, वहाँ पर थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार खर्चा बढ़ा है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 79,292 करोड़ रुपीस खर्च किए जा चुके हैं। और ये कितने वर्षों में? 2014 से लेकर 2020-21 तक। जहाँ तक माननीय सांसद ने कहा कि आप सरकारी योजनाओं पर पैसा खर्च करें, मैं एक बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं। शेड्यूल 7 में लिखा गया है किन किन चीज़ों के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है। और ये जितना भी पैसा अब तक खर्च हुआ, ये गैर सरकारी क्षेत्र में ही खर्च हुआ है। और आप सब लोग इसको भली भांति जानते हैं। और इसको अगर आप ये करेंगे कि इसको घुमा फिरा कर किसी पर डालने का प्रयास करेंगे, तो माननीय सभापति जी, मैं इस पर एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। अगर क्लीन गंगा प्रोग्राम है या कोविड से लड़ने के लिए राज्यों को मदद करने की बात हो, कोविड से लड़ने की बात हो, और उस कोविड की लड़ाई में देश के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान किया, ना केवल सीएसआर फंड से, बल्कि जिन लोगों की अपनी कोई जमा पूंजी भी थी। सर, कई लोग तो ऐसे थे जिनके पास शायद चाय बेचकर या दिहाड़ी लगाकर 1,000, 2,000, 5,000 रुपया भी इकट्ठा हुआ। ऐसी सैकड़ों स्टोरीज देश भर में से छपी कि देश के लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन उसके लिए की कि हम कोविड के खिलाफ लड़ेंगे। माननीय सांसदों ने अपनी सैलरी भी, तनख्वाह, उसका एक बड़ा हिस्सा इसके लिए दिया ताकि हम महामारी के सामने लड़ें। और यही नहीं रुके, मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चाहे एमपी लेड फंड हो, अपनी सैलरी की बात हो, आपकी ये कंट्रीब्यूशन व्यर्थ नहीं गई। दुनिया भर के देशों में अगर देखा जाए कि सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में है और लड़ाई लड़ने में जो सबसे सफल हुए, उन देशों में किसी देश का नाम है तो हमारे भारत का है। इसके लिए आप सबको साधुवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य की सरकारों को मैं बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें एक बात और आई कि सरकारी योजनाओं को, सर, इस बार के बजट में भी अगर आप देखेंगे, पानी किसको चाहिए? पानी हर घर को चाहिए। और हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने के लिए हमने इस साल के बजट में भी 50,110 करोड़ रुपया दिया। हमें सीएसआर फंड की उसमें आवश्यकता नहीं थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में
94,452 करोड़ रुपए का पिछले साल का बजट था। इस साल 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने 137% की वृद्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी की। तो हम CSR फंड से केंद्र की योजनाओं को चलाने का काम नहीं करते हैं। ये केवल निराधार आरोप हैं जिनको मैं सिरे से खारिज करता हूं। और शेड्यूल 7 में कुछ अगर आइटम्स ऐसी दी गई हैं जिससे समाज की भलाई होती है और उससे अगर किसी सरकारी योजनाओं का कहीं चल के आगे कोई फायदा हो तो उसमें वो अलग बात है सर, उसको मेंशन किया गया है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि सरकार के दूसरे फंड को इससे लिया जा रहा। क्वेश्चन नंबर 366 श्री खगेन मुर्मू जी। माननीय मंत्री जी। सर, द स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। ये सच है कि आरबीआई ने अभी हाल में ही एक रिपोर्ट अपनी निकाली है जिसका IWG जो एक बॉडी है उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्रतिष्ठान हैं उनको भी बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा गया है। ये किसी बम से कम नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग में अगर मंजूरी देने की जो ये प्रस्ताव है, क्या इसे सरकार मंजूर करने के विचार में है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर ये प्रतिष्ठान इनको मंजूरी मिल जाती है तो क्या ये कहीं ना कहीं समझदारी का कदम होगा कि जिनके साथ हितों का टकराव हो उनको जो है हम बैंकिंग क्षेत्र में ला करके गरीबों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट प्रतिष्ठान गरीबों का पैसा लेकर के अपने ही बिजनेसेस में अगर लगा देंगे और फिर वैसे ही हमारे देश में जो है बैंक उधारी जो है NPAs बढ़ते चले जा रहे हैं और जब प्राइवेट संस्थान आकर के वो खुद पैसा मार्केट से उठा करके और लोगों का पैसा अपने धंधे में लगा करके उसको गवा देने का काम करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। तो क्या इसको सरकार इस प्रस्ताव को मानने के विचार में है, इसको स्वीकार करने के विचार करके क्या बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट घरानों को आने की अनुमति देने के लिए सोच रही है या नहीं? माननीय मंत्री जी। वैसे तो माननीय सभापति जी, अगर माननीय सांसद महोदय प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न आपका नहीं लेकिन आपने सप्लीमेंट्री पूछा इसलिए आपको और ध्यान से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये NBFCs पर प्रश्न है। बैंक्स और NBFCs नहीं, मैं आपको आप सुनिए अब थोड़ा ध्यान से, इसलिए थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा इसमें। बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सर दोनों अलग अलग है। मैं चाहूँ तो इसका उत्तर ना भी दूं क्योंकि इससे संबंधित नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि प्रश्न पूछा है तो इसका मैं उत्तर जरूर देना चाहूँगा। सर, इंटरनल ग्रुप्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, सुझाव आते हैं, उस पर अंतिम निर्णय RBI क्या करता है ये बहुत जल्द होगा, उस पर कुछ भी कहना। और ऐसा नहीं कि आज के समय में कोई प्राइवेट क्षेत्र में भारत में बैंक नहीं चल रहा है। अगर आप HDFC जैसे बैंक को देखेंगे, ICI को देखेंगे, एक्सिस, बाकी सबको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर का ही इन्वेस्टमेंट है सर। उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तो विदेश की कंपनियों का भी है, इसलिए उस पर अभी निर्णय पहली बात तो RBI ने अब तक किया कोई नहीं है। और दूसरा ये कहना बहुत जल्दबाजी अभी होगी कि अगर कोई कॉरपोरेट आएगा बैंक खोलेगा तो उस पैसे को अपने ही यहाँ पर लगा लेगा। सर जब राष्ट्रीय बैंक आए थे उससे पहले बैंक कौन चलाता था? किन लोगों ने पूंजी लगाई थी? कौन थे वो? आज़ादी से पहले की भी अगर आप बात करेंगे और आज़ादी के बाद की बात भी करेंगे तो वही सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस रिपोर्ट की आप बात करते हैं उस पर अभी तक ना कोई निर्णय RBI ने किया है, तो इसलिए आप उस पर चिंतित ना हो। और RBI जो भी निर्णय करेगा वो 138 करोड़ भारतीयों को अच्छी बैंकिंग सुविधा चाहिए, ज़्यादा बैंक चाहिए, अच्छी बैंकिंग की कम्पिटिटिव अगर होगी प्राइवेट पब्लिक सब में, तो मुझे लगता है इससे अंतिम लाभ किसको और सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है? वो देश के कंज्यूमर को, उपभोक्ता को मिलता है। और मैं, आप, हम सब लोग उपभोक्ताओं के ही हित में कदम उठाने के लिए यहाँ पर चुनकर आते हैं। हमारी सरकार हो या RBI हो, सारे कदम कंज्यूमर के हित में ही उठाए जाएंगे। प्रश्नकाल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 से 11 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 3 से 11 तक
जो श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री संतोष कुमार गंगवार जी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री संजय धोत्रे जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी और श्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब के नाम के आगे जो अंकित संबंधित मंत्रालयों के दस्तावेज है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 महासव जी। Sir, I have to report 4 messages received from Rajya Sabha regarding 1. Association of 7 members with the Committee on Public Accounts, 2. 7 members with the Committee on Public Undertakings, 3. 10 members with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and 4. 9 members with the Committee on the Welfare of Other Backward Classes. आइटम नंबर 13 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं याचिका समिति का 19वां, 20वां, 21वां एवं 22वां प्रतिवेदन सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। नंबर 14 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, on behalf of my colleague Shri Rajkumar Singh ji, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the third report of the Standing Committee on Labour on demand for grants 2019-20 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Second, the status of implementation of the recommendations contained in the 7th report of the Standing Committee on Labour on demand for grants 2020-21 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. नंबर 15 अगेन श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, on behalf of my colleague Shri Sanjay Dhotre, I make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 313th report of the Standing Committee on the Education, Women, Children, Youth and Sports on demand for grants 2020-21 pertaining to the Department of Higher Education, Ministry of Education. Thank you. आइटम नंबर 16 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, I wish to move for leave to introduce a bill to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India, including the development of bonds, derivative markets necessary for infrastructure financing, and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected with or incidental thereto. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी विधेयक प्रस्तावित करें। I wish to introduce the शून्यकाल श्री मनोज कोटक जी बोलिए। सभापति महोदय, महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्ठी लिखता है